हेलो क्लास। आज हम लोग अष्टक नियम के अपवाद के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने इसी पार्ट से मतलब रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना वाले पार्ट से हमने लुईस संरचना आदि स्ट्रक्चर को देखा था। ठीक, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अष्टक नियम जो है आपका कि आपका कोई भी परमाणु है उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, है ना। जैसे कि कोई भी परमाणु रहे उसके बाह्यतम कक्ष में आपका 3 है, 2 है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उस या तो सहसंयोजी बंध बनाए, आयनिक बंध बनाए या फिर वैद्युत संयोजी बंध बनाए, लेकिन बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। तो इस नियम का कुछ तत्व क्या होते हैं, पालन नहीं करते हैं, उनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाता है। उन तत्वों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो उसमें पहला आता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। ये सभी आपके अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम के परमाणु हीलियम के समान अपने बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि एक ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे तो दोनों का इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, यहाँ पे बीच में रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है बस 2 इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही रख रहे हैं ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन ये अष्टक नियम का तो पालन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जुड़ करके H2 बना रहे हैं, पर ये 8 तो नहीं हो पाएगा ना, दोनों हाइड्रोजन के जुड़ने से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ जाएगा। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे ये स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, स्थायित्व को प्राप्त करेंगे, लेकिन अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। कौन, ये हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए आप लोग H2O में ऑक्सीजन जो है दोनों हाइड्रोजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसमें से 1 हाइड्रोजन का है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 1 हाइड्रोजन का है। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के ये सहसंयोजी बंध बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो दिख रहा होगा इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये साझेदारी करके या फिर इलेक्ट्रॉन को दे करके हीलियम जैसा व्यवहार करते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन अष्टक नियम का पालन नहीं करते। उसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम को भी दिया गया है। तो बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7। तो यहाँ पर ये दोनों सभी सहसंयोजी बंध बना लिए हैं, और बेरिलियम जो है कितना इलेक्ट्रॉन बनाया है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा है। अगर ये अपना अष्टक नियम को पूर्ण करना चाहता तो ये और 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखता, लेकिन ये क्या है, अष्टक नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा है, इसका मतलब ये अष्टक नियम को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये आपके अष्टक नियम के अपवाद हैं। और अपवाद कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा है केंद्रीय परमाणु का अष्टक अधूरा होना। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका केंद्रीय सेंट्रल एटम होता है, उनका अष्टक क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता, वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख पाते हैं, जिसमें से है आपका बोरान। ये भी अष्टक नियम के अपवाद है ना, बोरान भी अष्टक नियम का क्या है, अपवाद है। बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का है, 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन बोरान का। बोरान के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए इसको मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 3, और यहाँ से 3 फ्लोरीन से वो जुड़ा है ना। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, है ना। तो अब यहाँ पे बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 2 4 2 6, 8 नहीं हो रहा है, इस कारण ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। उसी तरह से BCl3 का भी हो जाएगा आपका। BCl3 होता है ना, इसमें भी बोरान के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का तो पता ही है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। 2 2 4 2 6 और 1
7। उसी तरह इधर से क्लोरीन 2 2 4 2 6 और 1 7। तो इस तरह से बोरान के बाह्यतम कक्ष में अब यहाँ पे हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे 8 नहीं हो पा रहा था, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो इस तरह से बोरान जो है अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, इसका जो ऑक्टेट रूल है वो अधूरा ही रह जाता है, अष्टक नियम का जो सिद्धांत है वो अधूरा रह जाता है। अब है केंद्रीय परमाणु का विस्तारित अष्टक। इसमें क्या होता है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। इनके जो बाह्यतम कक्ष होते हैं उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। सल्फर और देखो फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जो आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस उसके बाह्यतम कक्ष में ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ये है 5 इलेक्ट्रॉन। तो और 5 क्लोरीन से ये क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। उसी तरह से 2 2 4 2 6 और 1 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। 2 2 4 2 6 और 1 7। यहाँ पे ये बच गया 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो जा रहा है, 2 2 4 2 6 7 8। क्लोरीन 8 बना ले रहा है। ये वाला क्लोरीन का देखते हैं, 2 2 4 2 6 7 8। क्लोरीन अष्टक नियम का पालन कर रहा है, लेकिन फास्फोरस को देखो जरा। फास्फोरस है 2 2 4 2 6 और हाँ ये वाला छूट गया, सॉरी। 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया और 10 हो गया। इसको देखो, ये फ्लोरीन जो है आपका 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है। इस कारण जो सेंट्रल एटम है उसका विस्तारित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे होता है, मतलब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोरीन के पास है। तो इस कारण ये भी आपका अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद आप देखते हैं SF6 का। तो यहाँ पे क्या होता है, SF6 इसका मतलब ये है कि सल्फर के बाह्यतम कक्ष में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 6। देखो भाई, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे तत्व से जुड़ेगा, जैसे कि मान लेते हैं फ्लोरीन से जुड़ रहा है, ठीक है। 2 फ्लोरीन से जुड़ेगा यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। ये इसका है और ये इसका है। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन और होते हैं, हमें पता है फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये हो गया, तो फ्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया। उसी तरह से यहाँ पे फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में ये 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गया। अगर इस तरह से देखेंगे तो सल्फर के बाह्यतम कक्ष में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़ करके वो अपना अष्टक जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। टोटल वो कितना इलेक्ट्रॉन रख लेता है, 12 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, ठीक है। सल्फर जो है ना यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन रख लेता है, इस कारण इसका अष्टक जो है ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सल्फर के बाह्यतम कक्ष में आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जो है सल्फर फ्लोरीन का है और 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का है। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन सल्फर का, सभी में वैसे ही है, ठीक। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 सल्फर जो है 12 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो एक तरह से ये अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है। उसी तरह से आयोडीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आपका आयोडीन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, 1 इलेक्ट्रॉन आयोडीन का, दूसरा। प्रत्येक फ्लोरीन में जो 2 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वो इसमें से एक तो आयोडीन का है और दूसरा है फ्लोरीन का। तो इस तरह से आयोडीन यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन रखता है, एक मतलब वो भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। तो ये हो गए, हाइड्रोजन हो गया और लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया और फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये वे तत्व हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब आगे देखते हैं, उपयुक्त अणु के निर्माण को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित अवधारणा यहाँ पे प्रस्तुत की गई।
एकल इलेक्ट्रॉन बंधता या विषम इलेक्ट्रॉन बंध। यहाँ पे ये बताया गया है कि विषम इलेक्ट्रॉन युग्म जो है आपके बंध बनाने में भाग लेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी बंध बनेंगे। यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तभी तो यहाँ पे बंध बन रहा है ना। यहाँ पर भी हमने देखा फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी तो यहाँ पे बंध बनेगा। तो उसी तरह से क्या अगर यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होता तो बंध नहीं बनता, या फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते तब बंध नहीं बनता क्या, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्राध्यापक सर्जन के अनुसार यह आवश्यक नहीं कि बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का ही साझा हो, वो परमाणु के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन के साझे से भी बंध बन सकता है। ठीक है, अगर परमाणु के बीच 1 इलेक्ट्रॉन हो तब भी बंध बन सकता है। इस प्रकार का संयोजन एकल इलेक्ट्रॉन बंधता कहलाता है। इसे आधे कटे तीर से दर्शाते हैं। ठीक, आधे कटे, जैसे कि यहाँ पे तीर का निशान पूरा है तो इसको हम लोग काट देंगे, मतलब इतना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एकल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पे देखो आधे कटे तीर के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से है कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा तब भी वहाँ पे बंध बन सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होगा तब भी बंध बन सकता है। लेकिन वहाँ पे जो बंध बन रहा है उसका हम लोग ऐसे करके थोड़े से आधे कटे तीर के माध्यम से हम लोग दर्शाएंगे। यहाँ पे जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये सिंगल बॉन्ड बना देते हैं ऐसे पूरा, वहाँ पे हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बंध बनाने में भाग लेते हैं, और उस 1 इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग ले रहा है उसे एकल इलेक्ट्रॉन बंधता कहेंगे। ठीक, इसे विषम इलेक्ट्रॉन बंध भी कहते हैं। इन अणुओं को विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं। यह अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि आपका NO, NO2, O2, He2 प्लस आयन, H2 प्लस आयन, ये सभी हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, मतलब वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। इसको हम लोग वेस्पर थ्योरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत या फिर VSEPR थ्योरी। तो इसी के बारे में अब हम लोग आगे देखेंगे। बहुपरमाणुविक अणु की ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए सिज्विक एवं पावेल ने सन 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे गिल्स्पी एवं नाइहोल्म ने 1957 में विकसित किया। ठीक, ये एक ऐसी अकेली थ्योरी है जो अणु की आकृति को बताती है कि जो अणु है, जैसे H2O अणु है आपके पास, CO2 अणु है, CH4 अणु है, तो उसकी आकृति कैसी होगी, इसके बारे में हमें ये वेस्पर थ्योरी बताती है कि उस जो बन रही है अणु उसकी आकृति कैसी होगी। तो देखते हैं यहाँ पे अणुओं की संरचना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आयनिक बंध अदैसिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, जबकि सहसंयोजी बंध दैसिक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये है जहाँ पर आपका आयनिक बंध बना है वो अदैसिक होगा, वो दिशा को नहीं बताएगा। ठीक, आयनिक बंध आपकी दिशा को नहीं बताता है, लेकिन सहसंयोजी बंध वो दिशा को बताता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध दैसिक प्रकृति के होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साझा युग्म एक निश्चित स्थान और भाग लेने वाले परमाणु के केंद्रों के बीच ही प्रदर्शित होता है ना। तो यहाँ पे वेस्पर थ्योरी आपको ये बताएगी कि अणु की आकृति किस प्रकार होगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वेस्पर थ्योरी के जो मुख्य अभिगृहित है, मतलब पोस्टुलेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, मतलब उनके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। ठीक, तो मैंने बताया वेस्पर थ्योरी एक ऐसी अकेली थ्योरी है जो हमें अणु की आकृति के बारे में बताती है। तो चलिए इसके मुख्य अभिगृहित के बारे में देखते हैं। पहला क्या है, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। अणु की आकृति कैसी होगी, वो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उस पर निर्भर करती है। ठीक, यहाँ पे पहले सिद्धांत के बारे में हमने देखा, पहले अभिगृहित के बारे में देखा। अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। और वो इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे हो सकते हैं, संयोजित हो सकते हैं या फिर असंयोजित हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास यहाँ पे H2O क्या है, अणु है। यहाँ पे क्या है,
जो आपका ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 हो गया, 2 4 हो गया और 2 6 हो गया, है ना। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपके क्या हो गए हैं, लोन पेयर हो गए हैं, है ना। ये दोनों क्या हो गए हैं, लोन पेयर हो गए हैं। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन 1 1 और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 लोन पेयर हो गए हैं और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हम यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो सेंट्रल एटम है, जो ऑक्सीजन है, उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके संयोजी कोश में, संयोजी कोश इसका मतलब यह है कि उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑक्सीजन के तो बाह्यतम कक्ष में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से पता चल रहा है। साथ में हमें ये भी पता चल रहा है कि वो संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने क्या है, लोन पेयर हैं। या फिर कितने संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बनाए हैं। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से बंध बना रहे हैं, लेकिन और जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है यहाँ पे, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बंध नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए हैं, आपके लोन पेयर, और ये दोनों क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना। तो क्या हो गए, अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि अणु की आकृति कैसी बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, जितने इलेक्ट्रॉन है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या पर अणु की आकृति क्या होती है, निर्भर करती है। सेंट्रल एटम जो है केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, केंद्रीय परमाणु के, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका केंद्रीय परमाणु है, तो केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है उस पर आपकी अणु की आकृति क्या होती है, निर्भर करती है। ठीक, और आगे है आपका दूसरा पॉइंट, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अब्र पर ऋणात्मक आवेश होता है। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अब्र पर ऋणात्मक आवेश होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे कि ये 2 लोन पेयर हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, ये दोनों आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। यहाँ पे लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये दोनों भी क्या होते हैं, इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है और इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं उनमें माइनस चार्ज होता है, समान चार्ज होता है, तो इस कारण ये सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर आपस में प्रतिकर्षण करेंगे, और ये जो लोन पेयर है और यहाँ पे जो बना है आपका बॉन्ड पेयर, ये दोनों भी आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो इस प्रकार केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट के देखो, ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में उन स्थितियों में अवस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो उस जगह पे रहना पसंद करते हैं, उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे प्रतिकर्षण क्या हो, कम हो। मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कम प्रतिकर्षित करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए। अगर दूरी अधिक है तभी तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा। तो क्या होता है, संयोजी कोश में जो सेंट्रल एटम है आपका, मतलब जो केंद्रीय परमाणु है, उसके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहिए। इसको यहाँ पे समझते हैं इसी उदाहरण से। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन से।
तो ये जो है जैसे कि लोन पेयर यहाँ पे वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे रहेंगी जहाँ पे प्रतिकर्षण क्या हो सबसे कम हो। मतलब इस तरह बना हुआ है चित्र। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण अब सबसे कम है। इससे ज़्यादा प्रतिकर्षण कम और कहीं नहीं हो सकता। ये दोनों इतना दूर में, इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण क्या है, सबसे कम है। और यहाँ पे ऐसे है, इसका मतलब भी ये है कि इनके बीच प्रतिकर्षण सबसे कम है। संयोजी कोष में जो सेंट्रल एटम है, जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु समझ रहे हो, जैसे कि H2 है, H2O में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, CO2 में केंद्रीय परमाणु क्या है, कार्बन है। ठीक है, तो जो केंद्रीय परमाणु होता है उनके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो उस स्थिति में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनमें प्रतिकर्षण क्या हो, सबसे कम हो। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और यहाँ पे लोन पेयर है ना। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके बीच प्रतिकर्षण क्या है, सबसे कम है। यहाँ पे इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण सबके कम है। और यहाँ पे लोन पेयर जो है उनके बीच भी प्रतिकर्षण सबसे कम है। इसी को बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन युग्म उन स्थिति में उपस्थित होने का प्रयत्न करते हैं जिसके फलस्वरूप उनमें प्रतिकर्षण क्या हो, सबसे कम हो। उसके बाद है चौथा, बहुआबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी में जो क्या होता है, बहुआबंध को भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में ही समझा जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है, बहुआबंध को एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इस बहुआबंध के 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्म को एकल सुपर युग्म समझा जाता है। वेस्पर थ्योरी जो होती है उसमें बहुआबंध होते हैं, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में समझा जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे BCl3 और CO2 है। बेरिलियम जो है आप 2 क्लोरीन से जुड़ा है, और चलो दूसरा को बाद में देखते हैं। तो बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में सहसंयोजी बंध बना लेंगे। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखते हैं CO2 को 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे देखो कि कैसा बंध बन रहा है, यहाँ पे बहुबंध बन रहा है और यहाँ पे सिंगल बंध बन रहा है। यहाँ पे सिंगल बना है और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना है, लेकिन यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है BeCl2 का और CO2 का स्ट्रक्चर जो है रैखिक होगा। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रैखिक होगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर रैखिक हो रहा है। इसका मतलब वेस्पर थ्योरी में जो बहुआबंध होते हैं वो भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं। इसी कारण तो दोनों का स्ट्रक्चर रैखिक ही बन रहा है। इसी को बोला जा रहा है जो वेस्पर थ्योरी होते हैं उसमें बहुबंध भी सिंगल बॉन्ड की तरह ही काम करते हैं, है ना। इसी कारण दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक, अब यहाँ पे देखना एक चीज़ यहाँ पे छूटा हुआ है, वो क्या है, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा ना, संयोजी कोष में मतलब किसी भी सेंट्रल एटम के जो संयोजी कोष होते हैं, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके बीच में आपस में प्रतिकर्षण होता है ना। तो वहाँ पे एक और पॉइंट डालना आप लोग, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण का क्रम ये है। केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण का क्रम ये होता है। लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण होगा, उसके बाद बॉन्ड पेयर के बीच। जैसे कि इसको उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे H2O का उदाहरण, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है, जो वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि ये दोनों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो इन दोनों के बीच, इन 2 लोन पेयर के बीच जो प्रतिकर्षण है वो सबसे अधिक होगा, सबसे क्या होगा, अधिक होगा।
और यहाँ पे लोन पेयर और ये क्या है आपका बॉन्ड पेयर। इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा। उसके बीच जो ये हैं बॉन्ड पेयर इनके बीच प्रतिकर्षण क्या होगा, सबसे कम होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है क्या है, लोन पेयर ये है लोन पेयर इनके बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा। उसके बाद लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण का मतलब ये है कि ये लोन पेयर है, इनके बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आपको ये पता दिख रहा होगा कि ये दोनों तो पास में है, तो कैसे प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे चित्र में वैसी है, लेकिन यहाँ पे समझने का ये है आपका कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। ये दोनों जैसे ही ये थोड़ा पास आ जाते हैं, बहुत अधिक क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे इस तरह से व्यवस्थित है कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण क्या है, सबसे कम है। ठीक, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। उसके बीच जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। उनके बीच बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण क्या होता है, ये है। यहाँ पे लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण सबसे अधिक होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण थोड़ा कम होगा। बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण थोड़ा और कम होगा। इसको देख करके समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखो सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति। सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति किस प्रकार से उनकी, हमने तो बताया यहाँ पे वेस्पर थ्योरी हमें ये बताती है कि अणु की आकृति कैसी होती है, तो उसी के कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहित आएगा, यहाँ पे युक्त नहीं है। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहित केंद्रीय परमाणु में अणुओं की ज्यामिति। वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उनकी ज्यामिति किस प्रकार से बनेगी। जैसे कि BeF2, BeCl2, MgF2, MgCl2, इन सभी जो अणु होते हैं, इन सभी अणुओं की आकृति कैसी होती है, रैखिक होती है। इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। यहाँ पे उन परमाणु की आकृति के बारे में बताया गया है जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहित केंद्रीय परमाणु में अणुओं की ज्यामिति, जैसे कि मैं बताऊं आपको BeF2 का, तो यहाँ पे क्या लिखा है, BeF2 की जो आकृति होती है रैखिक होती है ना। यहाँ पे देखो A जो है आपका केंद्रीय परमाणु को बता रहा है और B जो है आपका जो साइड में जो परमाणु जुड़े हैं उसको बता रहा है। जैसे कि मान लेते हैं BeF2, आणविक सूत्र है आपका Ab2। अणु की आकृति कैसी बनेगी, जो आकृति है अणु की आकृति वो रैखिक बनेगी। जैसे कि आपका परमाणु है B, इधर एक परमाणु है B और बीच में कौन सा परमाणु है, सेंट्रल एटम है आपका A, है ना। तो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। जैसे कि मैं इसको इस उदाहरण को BeF2 से समझाना चाहूँगी। बेरिलियम हो गया और 2 फ्लोरीन हो गया। बेरिलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 2 6 1 7। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों तो बंद बना लेंगे, सिंगल बंड। यहाँ पे और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है क्या, आपके पास नहीं बचा है, तो इसकी संरचना कैसी बनेगी, रैखिक बनेगी, ऐसी बनेगी रैखिक। ठीक, तो यहाँ पर भी इसकी संरचना ऐसी बनेगी। यहाँ पे जो A है वो सेंट्रल एटम को दर्शा रहा है और B2 जो है आपका साइड में जो एटम जुड़े हैं जैसे फ्लोरीन उसको बता रहे हैं। तो BeF2, BeCl2 इन सभी अणु की आकृति कैसी होती है, रैखिक होती है। देखो, और रैखिक जो होता है उसमें 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। उसके बाद है आपका AB3 प्रकार के अणु। AB3 प्रकार के अणु मतलब जैसे कि कोई सेंट्रल परमाणु है, कोई केंद्रीय परमाणु है, उससे 3 परमाणु क्या है, जुड़े हुए हैं। जैसे कि BF3, इसमें सेंट्रल एटम है आपका बोरान, उससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना। तो जब ऐसा होगा, ऐसे BF3, BCl3, F3, AlCl3 प्रकार के अणु होंगे, उनकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय होगी। इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है ना, इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। AB3 प्रकार के अणु जो हैं आपके, यहाँ पे सेंट्रल एटम जो है आपका A है और साइड वाला एटम क्या है आपका B है। सेंट्रल एटम B है और साइड वाला एटम यहाँ पे F है। तो BF3, BCl3, AlF3 में जो अणु होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं, उनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है।
जैसे कि अब देखेंगे, ये तो Ab2 प्रकार के अणु हो गया। अब है आपका Ab3 प्रकार के अणु, है ना। उदाहरण में आ जाएगा आपका BF3। यहाँ पे जो बोरान है वो 3 फ्लोरीन से क्या हुए हैं, जुड़े हैं। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 1 7, और बोरान के बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो सभी जुड़ जाएंगे और BF3 आपका बन जाएगा। तो इस तरह से BF3 की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। त्रिकोणीय क्या होती है, समतलीय। ऐसे करेंगे तो यहाँ पे त्रिकोणीय समतलीय बनेगा। Ab3 प्रकार के जो अणु होंगे, यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी में भी नहीं है ना। यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं क्या, नहीं बचे हैं। तो BF3, BCl3, AlF3 और AlCl3 ये जो अणु होंगे उनकी संरचना होगी आपकी त्रिकोणीय समतलीय। ठीक। उसके बाद यहाँ पे दिया है Ab4 प्रकार के जो अणु होंगे आपके, जैसे कि CH4। जैसे कि यहाँ पे ये है, सेंट्रल एटम आपका जो होगा 1 होगा और जो साइड वाला एटम होगा वो 4 होगा। सेंट्रल एटम है कार्बन 1 और साइड वाला एटम जो है आपका कार्बन H4 है। तो इस प्रकार के जो अणु होंगे CH4, CCl6 और SiH4, इनमें क्या है, इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो इनकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। जैसे कि इस प्रकार के Ab5 प्रकार के जो अणु हैं आपके, जैसे कि PCl5 और PClF, SbF5, इनकी जो संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, इस प्रकार की। और आपका Ab6 प्रकार के जो अणु होते हैं उनमें आता है आपका SF6, TeF6। इनकी जो संरचना होती है अष्टफलकीय होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अणु जो होते हैं उनकी संरचना किस प्रकार की होती है उसके बारे में देखा हमने। यहाँ पे वे उन अणु के बारे में देखा है जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं था, मतलब लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं थे।